गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत आप सभी का श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन कक्षाओं में। हम बात कर रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 की, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के अंतर्गत हम बात कर रहे थे कोशिका की। हमें कोशिका की संरचना एवं कार्यप्रणाली को समझ रहे थे। अब से प्रीवियस वीडियो में हमने कोशिका की सबसे अंत में कोशिका के स्ट्रक्चर की बात की थी या संरचना की बात की थी, जिसमें हमने कोशिका को संरचना के आधार पर मुख्य 3 भागों में बांट लिया था। उसमें हमने सबसे पहले बाह्य आवरण, फिर केंद्रक और फिर कोशिका द्रव्य की बात की थी। सबसे पहले हमने कोशिका का बाह्य आवरण शुरू किया था, जिसमें हमने बाह्य आवरण के अंदर 2 भाग पढ़ने थे हमें, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने कोशिका झिल्ली की बातें की थी और कोशिका झिल्ली की संरचना एवं कार्यप्रणाली के साथ साथ हमने कोशिका से जुड़ी हुई 2 महत्वपूर्ण घटनाएं परासरण और विसरण का भी हमने अध्ययन कर लिया था। आज अपने इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोशिका भित्ति की। अपन शुरू करते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। देखो भाई, कोशिका भित्ति क्या होती है। अगर हम माइक्रोस्कोप में एक प्लांट सेल को लगाकर इसकी संरचना को देखें तो माइक्रोस्कोप के अंदर कोशिका का जो सबसे बाह्य आवरण अपने को दिखाई देगा वो सेल वॉल है। लेकिन ये सिर्फ हमें पादप कोशिकाओं में ही देखने को मिलेगी। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये मान लो मेरे पास एक प्लांट सेल है। जब इस प्लांट सेल को मैंने माइक्रोस्कोप में लगा के देखा तो इसके सबसे बाह्य आवरण के ऊपर ये जो मेरे को बाह्य आवरण नजर आया, इस बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? सेल वॉल कहा जाता है। और इस बाह्य आवरण के नीचे जो संरचना पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये कोशिका झिल्ली है और ये कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। तो अपन ये कह सकते हैं केवल किसमें पाई जाती है? केवल प्लांट सेल में ही उपस्थित होती है। केवल प्लांट सेल में ही उपस्थित होती है। पहली बात तो ये हो गई भाई, पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका के अलावा हमें जंतु कोशिका में ये देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे कोशिका भित्ति हम किसे कहेंगे, तो अपन ये कह सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर ये जो अंदर मैंने लेयर बनाई है, ये कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन है, जिसकी हम पहले बात कर चुके। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक पतली सी मृत परत पाई जाती है, सेलुलोज से निर्मित। किससे निर्मित? सेलुलोज से निर्मित एक मृत परत पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो अपन इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से यहाँ दे सकते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के ऊपर पाए जाने वाली झिल्ली के ऊपर सेलुलोज से निर्मित मृत झिल्ली को कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहा जाता है। अपन डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के ऊपर सेलुलोज से निर्मित मृत झिल्ली को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये तो हो गई अपने इसके बारे में डेफिनेशन। अब इसका मतलब ये हुआ कि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, लेकिन क्या सभी जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें सभी कोशिकाओं के अंदर हमारे को एक जैसी देखने को मिलेगी? अगर हम एक बैक्टीरिया सेल की बात करें, तो बैक्टीरिया की जो पेप्टाइड की पॉलीपेप्टाइड से निर्मित। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पॉलीपेप्टाइड क्या है, किस प्रकार की संरचना को पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। अगर हम बात करें कवकों की बात करें तो कवकों के अंदर अगर हमारे को सेल वॉल देखने को मिलेगी तो किससे निर्मित होती है? काइटिन से। कवकों की सेल वॉल किससे निर्मित होती है? काइटिन से निर्मित होती है। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी परिभाषा में मैंने आपको ये बताया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली किससे निर्मित, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से निर्मित होती है। लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के अंदर सेलुलोज की बजाय ये किससे बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड से। और अगर हम कवकों की बात करें तो कवकों के अंदर ये किससे निर्मित होती है? काइटिन से निर्मित होती है।
इसके अलावा हम बात करें शैवालों की, अगर हम कवकों के अलावा अगर बात करें शैवालों की, इनको सभी को वनस्पति जगत में रखा गया है। अगर हम शैवालों की बात करें तो शैवालों के अंदर बनी होती है ये सेलुलोज एवं हेमीसेलुलोज से निर्मित होती है। सेलुलोज एवं हेमीसेलुलोज से निर्मित। ये हो गई शैवालों की बात। शैवालों के अंदर सेल वाल किससे निर्मित होती है? सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से। तो अब से पहले हमने बैक्टीरिया की सेल वाल के बारे में बात की, भाई पॉलीपेप्टाइड से निर्मित होती है। कवकों की सेल वाल की बात करें तो काइटिन से निर्मित होती है, और शैवालों की सेल वाल की बात करें तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से निर्मित होती है। अगर हम बात करें पादपों की जो सेल्स हैं उनके अंदर जो सेल वाल होती है वो किससे निर्मित होती है? पादपों की सेल वाल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, कोमा पेक्टिन व प्रोटीन, इनसे निर्मित होती है। एक प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पेक्टिन से और प्रोटीन से। इन घटकों से मिलकर कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। अब इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि पादपों की सेल वाल में क्या उपस्थित होती है? पॉलीसेकेराइड, ये भी अपन कह सकते हैं। अब इस वैसे देखा जाए तो कोशिका भित्ति का जो मुख्य संगठक है, अपन ये कह सकते हैं शॉर्ट में, इन सब के बजाय अपन ये कह सकते हैं कि जो सेल वाल का मुख्य संगठक होता है, मुख्य संगठक, सेल वाल का जो मुख्य संगठक होता है वो कौन है? सेलुलोज है। इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि सेल वाल का मुख्य संगठन कौन है? सेलुलोज। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। सेलुलोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। देखो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ यौगिक है। अगर हम इसके सबसे सरल रूप की बात करें तो उसको अपन ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, और सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है जो इस कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल रूप है। इसी सेलुलोज से वनस्पतियों की जो कोशिकाएं हैं या पादपों की जो सेल्स हैं उनकी सेल वाल इसी सेलुलोज से निर्मित होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो वास्तव में कोशिका भित्ति है ये कितनी परतों से मिलकर बनी होती है? कोशिका भित्ति कितनी परतों से मिलकर बनी होती है? अपन बात करते हैं कोशिका भित्ति में कितनी परतें होती हैं। देखो भाई, इसको हटा देता हूँ, आप साथ के साथ नोट करते चलो इन पॉइंटों को। कोशिका भित्ति की परतें, अगर हम सेल वाल की संरचना का अध्ययन करें तो सेल वाल हमें इस तरह 4 संरचनाओं से बनी हुई नजर आएगी। ये मान लो हमारे पास एक सेल वाल है, ठीक है। पास सेल वाल की संरचना है। इस सेल वाल की संरचना के अंदर इधर देखो, ये जो मैंने पार्ट बनाया है, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? ये जिसको मैंने ब्लैक मार्कर से मार्क किया है इसको मैं नाम दे रहा हूँ मिडिल लेमेला। ये जो संरचना में देखने को मिलेगी कैसी है? मध्य पटलिका। इसे क्या कहा जाता है? मध्य पटलिका या मिडिल लेमेला कहा जाता है। अर्थात मैं आपको शॉर्ट में से कहना चाह रहा हूँ कि जो कोशिका भित्ति की परतें हैं ये कुल कितनी परतें होती हैं? इसमें 4 परत होती हैं। कितनी परत होती हैं कोशिका भित्ति में? 4 परत होती हैं। इसकी एक परत कहलाती है मध्य पटलिका, मध्य पटलिका। दूसरी परत कहलाती है प्राथमिक कोशिका भित्ति। इसकी तीसरी परत कहलाती है सेकेंडरी सेल वाल और ट्रेसरी सेल वाल, और एक होती है मध्य पटलिका या ये मिडिल लेमिला। ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से मार्क किया है इसको मैं मिडिल लेमिला कह रहा हूँ। मिडिल लेमिला के नीचे ये जो लेयर आपको देखने को मिल रही है, ये जो लेयर है ये कौन है? प्राइमरी सेल वाल, प्राथमिक कोशिका भित्ति है। प्राथमिक कोशिका भित्ति के नीचे ये जो लेयर अपने को देखने को मिल रही है ये कौन है? सेकेंडरी सेल वाल, द्वितीय कोशिका भित्ति है। और द्वितीय कोशिका भित्ति के नीचे एक और लेयर मौजूद होती है। ये जो लेयर अपने को नजर आ रही है ये लेयर कौन सी लेयर? ये लेयर है ट्रेसरी सेल वाल यानी तृतीयक कोशिका भित्ति। इस तरह कुल कितनी भित्तियाँ होती हैं? 4। एक हो गई प्लाज्मोडेस्मेटा, एक हो गई प्राइमरी सेल वाल, एक हो गई सेकेंडरी सेल वाल और एक हो गई ट्रेसरी सेल वाल। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि मैंने एक कोशिका का ये जो पार्ट इधर दर्शाया है ऐसा ही पार्ट अपने को इधर भी देखने को मिल रहा है। ये कोशिका ए है और ये कोशिका बी है। मतलब जो मिडिल लेमिला है ये किसी एक कोशिका का हिस्सा नहीं है। मिडिल लेमिला 2 पादप कोशिकाओं को जोड़ने वाली संरचना है। मिडिल लेमिला एक सीमेंटिंग परत है जो 2 पादप कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखती है।
तो दो कोशिकाओं के बीच सीमेंटिंग जो परत है वो तो कौन हो गई, मिडिल लैमेला। फिर मिडिल लैमेला के जस्ट नीचे वाली परत प्राइमरी सेल वाल, फिर उसके नीचे एक और लेयर सेकेंडरी सेल वाल, फिर इसके नीचे एक और लेयर टर्सरी सेल वाल। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो संरचना हमारे को देखने को मिल रही है, ये संपूर्ण संरचना, एक साइड की बात कर रहा हूँ, चाहो तो आप इधर वाले पार्ट को हटा भी दो, इधर वाले पार्ट को आप हटा सकते हो, चाहो तो ऐसे हटा दो इधर वाले पार्ट को, ठीक है। अब अपन ये कह सकते हैं कि एक के ऊपर एक ये जो 4 लेयर हमें नजर आ रही हैं, ये जो लेयर आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं, सेल वाल का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं भाई, सेल वाल का। तो ये बन गई सेल वाल या कोशिका भित्ति। तो इस तरह हम देखेंगे कि कोशिका भित्ति में मुख्य कितनी परतें होती हैं, 4 परत होती हैं, जिसमें एक है मध्य पटलिका, प्रारंभिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति। तो ये हो गई कोशिका भित्ति की कुछ इस तरीके से संरचना। अब हम कोशिका पादप कोशिका की संरचना पढ़ी थी, तो पादप कोशिका की संरचना में हमें एक अंग देखने को मिला था प्लाज्मोडेस्मेटा, जिसकी हमने पहले बात की थी। मैंने उस वक्त आपको ये कहा था कि आगे हम इसकी बातें करेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा। अब ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, इधर देखो, ये जो कोशिका की भित्ति की परतें हैं, इन कोशिका भित्ति की परतों पर लिग्निन और अन्य पदार्थों का जमाव होता है, ठीक है। जैसे मान लो अपन बात कर रहे हैं, इसमें से द्वितीय के तृतीय कोशिका भित्ति को अपन ले लेते हैं। ये अपने पास द्वितीय कोशिका भित्ति है और ये अपने पास तृतीय कोशिका भित्ति है। तो द्वितीय और तृतीय कोशिका भित्ति के अंदर लिग्निन और अन्य बहुत सारे पदार्थों का क्या होता है, जमाव होता है। ऐसे ऐसे पदार्थों का जमाव होता है, जिससे भित्तियों की मोटाई क्या हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं द्वितीय के तृतीय भित्ति के अंदर, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर लिग्निन जैसे पदार्थों का जमाव नहीं होता। अपन ये कह सकते हैं कि प्लाज्मोडेस्मेटा वास्तव में क्या है। ये जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति की ये द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति वाली जो लेयर होती हैं, इन लेयर्स पर लिग्निन का जमाव नहीं होता। किसका जमाव नहीं होता, लिग्निन जैसे पदार्थों का जमाव नहीं होता। इसकी वजह से द्वितीय के तृतीय कोशिका भित्ति के अंदर कुछ गर्त जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, गर्त बोल रहा हूँ, ठीक है। गर्त जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। इन्हीं गर्त जैसी संरचनाओं से इधर वाली कोशिका से पदार्थ इधर वाली दूसरी कोशिका में जाएंगे, इधर वाली कोशिका से इधर आएंगे। इसका मतलब दो कोशिकाओं के बीच ये जो गर्त जैसी संरचनाएं हैं, ये दो पादप कोशिकाओं के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होती हैं। और इसी गर्त जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, प्लाज्मोडेस्मेटा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन है एक तरह से। प्लाज्मोडेस्मेटा से आप क्या समझते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? तो अपन ये कह सकते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा पादपों की जो कोशिकाएं होती हैं, तो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति की द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति वाली जो लेयर है, इस लेयर के अंदर लिग्निन जैसे को पदार्थों का जमाव होता है। लेकिन द्वितीय के तृतीय कोशिका भित्ति के अंदर कुछ स्थान ऐसे छूट जाते हैं जहाँ पर लिग्निन का जमाव नहीं होता। तो कोशिका भित्ति में वे स्थान जहाँ पर लिग्निन का जमाव नहीं होता, वहाँ पर कुछ गर्त जैसी संरचनाएं बन जाती हैं जो दो कोशिकाओं के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक हैं। इन्हीं गर्त जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है भाई, प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गई प्लाज्मोडेस्मेटा की बात। अब हम बात करते हैं, हम अगली बात करते, जब हम कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो अपन ने देखो एक पीछे प्रीवियस वीडियो में ये बात की थी कि कोशिका भित्ति हमारे को पादप कोशिकाओं में देखने को मिलेगी, जंतु कोशिकाओं में हमारे को कोशिका भित्ति नहीं देखने को मिलेगी। अब जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों नहीं पाई जाती, इसकी हम बात करते हैं, और पादप कोशिकाओं में इसका क्या रोल है। देखो भाई, इसके लिए हमें दो घटनाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। एक घटना है जीव ध्रुव कुंचन, और जो वो है जीव ध्रुव विकुंचन। इनकी बात करनी होगी हमें, जीव ध्रुव कुंचन एवं जीव ध्रुव विकुंचन, प्लाज्मोलाइसिस और डिप्लाज्मोलाइसिस। ये क्या है इधर देखो भाई, और कोशिका भित्ति का क्या रोल है। ये मान लो एक सेल है हमारे पास, ठीक है। इस पादप कोशिका का ये सबसे बाह्य आवरण है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के नीचे क्या है, कोशिका, ये सबसे बाह्य आवरण है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के नीचे क्या है, कोशिका झिल्ली। ये हमारा केंद्रक है और इसके अंदर अन्य बहुत सारे कोशिकांग हमारे को देखने को मिलेंगे। कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस कोशिका को निकाल कर, एक मेरे पास पात्र था, उस पात्र के अंदर मेरे पास विलयन भरा हुआ था, और ये जो विलयन है कैसा विलयन है, अति पराशरी विलयन। कैसा विलयन है, अति पराशरी विलयन है। अब अति पराशरी विलयन क्या होता है, ये मैंने आपको पहले इसलिए तो बताया था, विलयन समपराशरी, अति पराशरी, अल्प पराशरी विलयनों के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके। अब मैंने इस सेल को यहाँ से उठाया और इस अति पराशरी विलयन के अंदर ले जाकर डाल दिया।
थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, थोड़ी देर बाद जब मैंने सेल की संरचना देखी तो इसकी कोशिका भित्ति के नीचे जो कोशिका झिल्ली थी, ये कोशिका झिल्ली और ये जो कोशिका ध्रुव है ये ऐसे सिकुड़ना शुरू हो गए। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो गए, सिकुड़ना शुरू हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी कोशिका को अतिपराश्रयी विलयन में रखा जाता है, अतिपराश्रयी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका के अंदर जो पानी है, अच्छा चूंकि ये विलयन की सांद्रता ज़्यादा है और कोशिका के कोशिका रस की सांद्रता क्या है, कम है, तो पानी कोशिका के रस से निकल कर किधर आना शुरू हो जाएगा, विलयन में आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे कोशिका के अंदर जल की क्या होगी, हानि होगी। और जैसे जैसे कोशिका के अंदर पानी की हानि होती जाएगी, कोशिका भित्ति के नीचे जो कोशिका झिल्ली और जो जीवद्रव्य है वो संपूर्ण जीवद्रव्य धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाएगा और सिकुड़कर कोशिका के सेंटर में इस तरीके से क्या हो जाएगा, इकट्ठा कुंचित हो जाएगा। इसी घटना को क्या कहा जाता है, जीवद्रव्य कुंचन कहा जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं बोलता चलूँ तो साथ साथ आप नोट कर सकते हो। जब किसी पादप कोशिका को अतिपराश्रयी विलयन में रखा जाता है तो अपन यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी पादप कोशिका को, जब किसी पादप सेल को या पादप कोशिका को अतिपराश्रयी विलयन में रखा जाता है तो कुछ समय बाद तो सेल से पानी निकलकर विलयन में आता है, विलयन में आता है, जिस कारण सेल का जीवद्रव्य सिकुड़ जाता है। इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहा जाता है। अपन ये डेफिनेशन दे सकते हैं इसकी, इधर देखो, जब किसी कोशिका को, ये कोशिका थी, इसको हमने अतिपराश्रयी विलयन में डाल दिया, तो जब किसी कोशिका को अतिपराश्रयी विलयन में रखा जाता है तो अच्छा पानी निकल कर बाहर क्यों आ रहा है, ये तो समझ में आ ही गया ना। अरे विलयन की सांद्रता ज़्यादा है और कोशिका की कोशिका रस की सांद्रता क्या है, कम, तो कोशिका रस से पानी निकल कर किस में आ जाएगा, विलयन में आ जाएगा। तो जब किसी पादप कोशिका को या प्लांट सेल को अतिपराश्रयी विलयन में रखा जाता है तो सेल से पानी निकल कर विलयन में आता है, जिस कारण सेल का जीवद्रव्य क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और सेंटर में जमा होना शुरू हो जाएगा। इस घटना को क्या कहा जाता है, जीवद्रव्य कुंचन कहा जाता है। तो ये तो हो गई जीवद्रव्य कुंचन की बात। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोशिका को यहाँ से वापस निकालता हूँ। ठीक है, इस कोशिका को वापस निकाल कर मेरे पास एक दूसरा पात्र और है, उसके अंदर मैंने शुद्ध जल ले रखा है। क्या ले रखा है, शुद्ध जल ले रखा है। ठीक है, तो इस कोशिका को मैंने यहाँ से निकाला, इस पात्र में से कोशिका को निकाल कर मैंने किस में डाल दिया, शुद्ध जल में डाल दिया। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा कि वापस कोशिका फूल कर अपनी सामान्य स्थिति के अंदर आ गई, जैसी थी वैसी की वैसी हो गई। यानी क्या हुआ, कोशिका के कोशिका रस की सांद्रता शुद्ध जल की सांद्रता की तुलना में क्या थी, ज़्यादा। इसकी वजह से शुद्ध जल किस में प्रवेश कर गया, कोशिका के अंदर प्रवेश कर गया पात्र से, और फलस्वरूप धीरे धीरे कोशिका क्या हो गई, फूल गई। इस घटना को क्या कहा जाता है, जीवद्रव्य विकुंचन कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है, जीवद्रव्य विकुंचन कहा जाता है। तो डेफिनेशन अपन इस तरीके से दे सकते हैं इसकी भी, जब किसी जीवद्रव्य कुंचित कोशिका, अपन ये कह सकते हैं कि जब किसी जीवद्रव्य कुंचित सेल को अगर हम शुद्ध जल में डाल देते हैं तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि जल पात्र से कोशिका में प्रवेश करेगा और फलस्वरूप कोशिका का आकार बढ़ जाएगा या कोशिका फूल कर मोटी हो जाएगी। इस घटना को क्या कहा जाता है, जीवद्रव्य विकुंचन कहा जाता है। अब हम बात करें कि ये जो कोशिका भित्ति, इन घटनाओं का कोशिका भित्ति के साथ क्या रोल हुआ। इधर देखो भाई, अब इसके साथ कोशिका भित्ति का क्या रोल हुआ। पादप कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो पादप कोशिकाओं के अंदर परासरण एवं मिश्रण की घटनाएं संपन्न होती हैं और कोशिकाएं मृदा से या एक कोशिका दूसरी कोशिका से इन्हीं घटनाओं के द्वारा जल ग्रहण करती है। अब अगर मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर बाहर से पानी अंदर प्रवेश कर रहा है, तो जब बाहर से पानी अंदर प्रवेश करेगा, सेल के अंदर बाहर से पानी अंदर प्रवेश करेगा तो सेल के अंदर मौजूद कोशिका द्रव्य की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। सीधी सी बात है भाई, पानी अंदर सेल में प्रवेश करेगा तो कोशिका द्रव्य की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। अब जैसे जैसे इस कोशिका के अंदर द्रव्य की मात्रा बढ़ती जाएगी तो इस कोशिका के अंदर का द्रव, इसकी जो भित्ति है, ये जो पूरी लेयर आपको नजर आ रही है, इस लेयर पर क्या डालेगा, दबाव डालेगा। तो धीरे धीरे ये द्रव इस लेयर पर दबाव डालेगा। कोशिका द्रव के द्वारा कोशिका की भित्ति पर लगाए गए इस दाब को क्या कहा जाता है, स्पित दाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पित दाब।
और ध्यान रहे स्फीत दाब ही वो दाब है जो कोशिका के आकार को बनाए रखता है और कोशिका को हमेशा फुलाए रखता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही पानी इसके अंदर प्रवेश करता रहा तो धीरे धीरे कोशिका का आकार बढ़ता जाएगा और कोशिका क्या हो जाएगी, फट जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक बाहर से इसके स्फीत दाब के विपरीत, स्फीत दाब बाहर की साइड में लग रहा है, यूं लग रहा है स्फीत दाब, ठीक है, इस दाब के विपरीत कोई दाब अगर सेल नहीं लगाएगी तो सेल क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो पादप कोशिकाओं में क्या होता है कि कोशिका झिल्ली के चारों तरफ कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है? कोशिका भित्ति का। जब कोशिका का कोशिका द्रव कोशिका की झिल्ली पर या भित्ति पर दबाव लगाता है तो ये जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति भी कोशिका द्रव पर क्या बनाए रखती है, दबाव बनाए रखती है विपरीत दिशा में। ये तो बाहर की तरफ लग रहा था और भित्ति अंदर की तरफ लगाए रखती है। भित्ति के द्वारा लगाए जाने वाले इसको दाब को क्या कहा जाता है, भित्ति दाब या ट्रिगर प्रेशर कहा जाता है। और स्फीत दाब और भित्ति दाब और स्फीत दाब दोनों कोशिका के आकार को नियत बनाए रखते हैं। तो अपन शॉर्ट में कह सकते हैं कि इस तरीके से ये पादप कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति कोशिका को क्या करती है, फटने से सुरक्षित रखती है। इसकी वजह से पादप कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति की वजह से कोशिकाएं फटती नहीं हैं और कोशिका के आकार को क्या बनाए रखती है, ये निश्चित बनाए रखती है। इसलिए हमारे को ये प्लांट सेल में देखने को मिलती है, लेकिन चूंकि ये घटना जंतु कोशिकाओं में होती नहीं है इसलिए जंतु कोशिकाओं के अंदर हमारे को ये देखने को नहीं मिलेगी। जैसे मान लो, इसको अपन अपने एक किताब के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो कवक है या बैक्टीरिया है या पौधा है, अगर इनकी कोशिका को हम निकाल कर अल्प परासरणी विलयन में या जल में रख दें, ठीक है, तो चूंकि कोशिका के अंदर सांद्रता क्या है, सेल की सांद्रता ज़्यादा है और बाहर के विलयन की सांद्रता कम है, तो बाहर से सेल में पानी प्रवेश करता रहेगा और सेल फट जाएगी। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके आपको ये समझा दिया कि इस तरह कोशिका को फटने से रोकने के लिए कोशिका झिल्ली के ऊपर किसका आवरण पाया जाता है, कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है। तो ये था हमारा कोशिका भित्ति का टॉपिक और कोशिका भित्ति के साथ साथ जीवद्रीय कुंचन एवं जीवद्रीय विकुंचन की घटना। उसके बाद हम बात करेंगे, कल हमारा जो बाह्य आवरण था वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेल के संरचना का जो दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे केंद्रक। हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में केंद्रक की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में। थैंक यू। शेष बचा हुआ आपका दिन बहुत शुभ रहे।